हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनपेड इंटर्न्स वंस अगेन। तो आज हम लोग जानेंगे केस समरी ऑफ शंकारी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, द वेरी केस ऑफ 1951। सो लेट्स स्टार्ट। तो इस केस में होता ये है कि जब आफ्टर द इंडिपेंडेंस सरकार ने सारी ज़मींदारी सिस्टम को अबॉलिश कर दिया रहता है, तो उसके अगेंस्ट में रिट पिटीशन फाइल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट में, तो चैलेंज करता है फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट स्कोप ऑफ आर्टिकल 13 देखता है और बहुत ही नैरोली सेंस में इसको इंटरप्रेट किया जाता है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। और इसी केस में सबसे पहले डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर का जो जर्नी है, जो फाइनली केशवानंद भारती केस में ख़त्म होता है, इसी केस से वो स्टार्ट किया जाता है। सी फ्रेंड्स, एज इंडिया इज़ ए वेलफेयर स्टेट, ठीक है, तो जितने भी गवर्नमेंट्स थे लाइक स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ बिहार, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश ने एक एक्ट पास किया, जमींदारी एबोलिशन एक्ट, ठीक है। बट इसके अगेंस्ट में जितने भी जमींदार थे उन्होंने नंबर ऑफ हाई कोर्ट्स में रिट पिटीशन फाइल किया और इस पर्टिकुलर एक्ट को चैलेंज किया। एंड इवन पटना हाई कोर्ट ने यह भी डिक्लेयर किया था जो जमींदारी एबोलिशन एक्ट बिहार में लागू हुआ है वो नल एंड वाइड है, एज इट इन्फ्रिंजेस द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स। बट कुछ डिफरेंट हाई कोर्ट्स लाइक उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश हाई कोर्ट्स थे, उन्होंने डिक्लेयर किया कि ये बिल्कुल वैलिड है। तो इसी को देखते हुए क्योंकि नंबर ऑफ लिटिगेशन डिफरेंट डिफरेंट हाई कोर्ट्स में फाइल हो रहे थे, उसको रोकने के लिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास किया, दैट इज कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूशनल फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951। उसके वर्च्यू के थ्रू हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 31A एंड आर्टिकल 31B को इंसर्ट किया गया और उसमें ये बोला गया कि कोई भी अगर सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कोई भी लेजिस्लेशन अगर पास करती है फॉर दिस पर्टिकुलर लैंड रिफॉर्म्स, देन इट विल बी स्टैंड वैलिड। तो इस केस में बेसिक दो ही इशू इन्वॉल्व होता है। फर्स्ट, that whether the first constitutional amendment act 1951 is valid or not on the grounds of that whether it infringes the fundamental rights, that is the right to property of the zamindars or not। एंड इसमें सेकेंड इशू ये होता है जो पर्टिकुलर वर्ड लॉ दिया गया आर्टिकल 13 क्लॉज 2 में, क्या उसमें सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास यही पावर है कि जब भी वो जुडिशियल रिव्यू कर रही हो किसी भी एक्ट का तो सिर्फ वो ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन का कर सकती है, ना कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट करती है बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368। तो इसमें स्कोप ऑफ आर्टिकल 13 क्लॉज 2 को भी डिटरमाइन किया गया था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। सो द 5 जजेस कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच इन दिस केस हेल्ड दैट आर्टिकल 368 जो है उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ड्यूली एम्पावर्ड है कि वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में एज पर रिक्वायर्ड चेंजेस एंड टाइम वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस कर सकती है, उसके पास ड्यूली पावर है। एंड सेकेंडली कोर्ट ने ये कहा जो वर्ड लॉ दिया गया आर्टिकल 13 में उसमें जुडिशियल रिव्यू का स्कोप सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन तक ही लिमिट है, ना कि कोर्ट के पास ये पावर है कि वो कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है उसमें जुडिशियल रिव्यू नहीं कर सकती है। एंड देन एट लास्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट था इस केस में कोर्ट ने ये डिक्लेयर कर दिया जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 है बिल्कुल वैलिड है जब हम प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे लिटरल इंटरप्रिटेशन का, एज इट इज़ नॉट वॉलेटिव ऑफ एनी ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। सो एट लास्ट फाइनली ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट ने इस पिटीशन को डिसमिस किया और ये बोला कि कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट बाय द वर्च्यू ऑफ आर्टिकल 368 लाती है तो इररिस्पेक्टिव भले ही वो फंडामेंटल राइट्स किसी भी सिटीजन का वायलेट कर रही हो नहीं कर रही हो, फिर भी वो वैलिड डिक्लेयर किया जाएगा क्योंकि ऑनरेबल पार्लियामेंट के पास सुप्रीम पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर सकती है। So I hope this video is beneficial and knowledgeable for you, and if it is, then please like and subscribe our channel Unpaid Interns. Thank you.